हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 31 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट समझाना है। हमें ये बताना है कि ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरे सिस्टम के रूप में देखती है जहां इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही इसका इंपॉर्टेंस भी बताना है कि ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझने में कैसे हेल्प करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में समझना। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे अलग अलग इंडिविजुअल या ग्रुप को स्टडी करने के बजाय होलिस्टिक अप्रोच इन सबको एक साथ समझने पर जोर देती है। इस अप्रोच के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल्स, टीम्स, स्ट्रक्चर, कल्चर और एनवायरनमेंट सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। यह सिस्टम्स थियरी और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर बेस्ड है जो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक जिंदा सिस्टम की तरह काम करता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। होलिस्टिक OB का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं उसका पूरा पिक्चर समझना। यह इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सबको एक साथ कंसिडर करता है। इसमें इमोशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और कल्चर जैसे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर लीडरशिप सपोर्टिव है तो एम्प्लॉइज का मोटिवेशन भी नेचुरली बढ़ता है। मेन पॉइंट। होलिस्टिक अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव और एथिकल डायमेंशंस को एक साथ बैलेंस करने पर जोर देती है। 2. थियोरेटिकल बैकग्राउंड। सिस्टम्स थियरी। इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है जिसमें हर पार्ट दूसरे पर असर डालता है। ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। एल्टन मेयो और मैस्लो जैसे थिंकर्स ने ह्यूमन नीड्स और इमोशंस पर फोकस किया। सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स थियरी। ये कहती है कि सोशल और टेक्निकल सिस्टम्स दोनों एक दूसरे के बिना इफेक्टिव नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री सिर्फ मशीन्स की एफिशिएंसी पर ध्यान दे और एम्प्लॉइज की मोटिवेशन को इग्नोर करे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। 3. कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंडिविजुअल लेवल। एम्प्लॉय के पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और मोटिवेशन को समझना। हर व्यक्ति के अलग बिहेवियर को समझना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप लेवल। टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लीडरशिप पर फोकस करता है। जब सोशल नीड्स पूरी होती है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। स्ट्रक्चर, कल्चर और चेंज मैनेजमेंट के इश्यूज को कवर करता है। एक लेवल में चेंज होने से दूसरे लेवल्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है तो टीम डायनामिक्स और एम्प्लॉय मोराल दोनों बदल जाते हैं। 4. इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ होलिस्टिक OB बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर सब एस्पेक्ट्स को देखकर डिसीजन लेते हैं। एम्प्लॉय वेलबीइंग, पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली अडेप्ट करने में हेल्प करता है। हाई प्रोडक्टिविटी, जब सब डायमेंशंस बैलेंस में होते हैं तो क्रिएटिविटी और आउटपुट दोनों बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, गूगल और इन्फोसिस जैसे कंपनीज होलिस्टिक OB फॉलो करती हैं जहां टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन कम्युनिकेशन पर फोकस होता है। कंक्लूजन। होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स को एक साथ समझने पर जोर देता है। ये लोगों और प्रोसेसेस के बीच बैलेंस बनाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल, एथिकल और सस्टेनेबल बनता है। आज के कम्पेटिटिव वर्ल्ड में होलिस्टिक अप्रोच सक्सेस की एक जरूरी की बन गई है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेंसी थियरी एंड इट्स मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन को समझाना है और बताना है कि इसे मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
हमें 3 मेन कॉन्सेप्ट्स एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस को क्लियरली डिफाइन करना है और बताना है कि ये एम्प्लॉय के मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। साथ ही मैनेजर इन प्रिंसिपल्स का यूज कैसे कर सकते हैं ये भी लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक्सपेक्टेंसी थियरी को विक्टर एच व्रूम 1964 ने प्रपोज किया था। यह थियरी बताती है कि लोग अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस के बीच संबंध देखकर काम करते हैं। मतलब, अगर उन्हें लगता है कि उनका एफर्ट उन्हें रिवॉर्ड तक ले जाएगा, तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है। ये एक कॉग्निटिव थियरी ऑफ मोटिवेशन है जो एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच लिंक को एक्सप्लेन करती है। मेन बॉडी। 1. एक्सपेक्टेंसी थियरी के कोर कॉन्सेप्ट्स। व्रूम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन 3 चीजों पर डिपेंड करता है: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, परफॉर्मेंस। यह बिलीफ होती है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय सोचता है कि ओवरटाइम करने से उसका आउटपुट बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेंसी हाई है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड। ये विश्वास होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लाएगा। अगर एम्प्लॉय को मैनेजमेंट पर ट्रस्ट है कि मेहनत का इनाम मिलेगा तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल, सेल्स पर्सन को पता है कि टारगेट पूरा करने पर बोनस मिलेगा, यह इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। वैलेंस, रिवॉर्ड का वैल्यू। ये बताता है कि एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड कितना वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल, किसी के लिए कैश बोनस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए प्रमोशन या रिकॉग्निशन। अगर ये तीनों एलिमेंट्स हाई है तो मोटिवेशन भी हाई होता है। लेकिन अगर एक भी फैक्टर वीक हो तो मोटिवेशन गिर जाता है। 2. थियरी का मैथमेटिकल फॉर्मूला। व्रूम ने थियरी को एक फॉर्मूला के रूप में एक्सप्लेन किया। मोटिवेशन इक्वल एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वैलेंस। इसका मतलब है अगर कोई एक फैक्टर 0 हो गया तो ओवरऑल मोटिवेशन भी 0 हो जाता है। यानी मोटिवेशन तभी स्ट्रांग होती है जब तीनों में बैलेंस हो। 3. मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। मैनेजर्स के लिए ये थियरी बहुत यूजफुल है क्योंकि ये बताती है कि एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। क्लियर गोल्स देना। एम्प्लॉयज को रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स देने चाहिए जिससे उन्हें अपना एफर्ट समझ आए। परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड का लिंक बनाना। रिवॉर्ड सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयज को पता हो कि अच्छा काम करने से रिवॉर्ड मिलेगा। वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स देना। मैनेजर्स को ये समझना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को अलग चीज मोटिवेट करती है: पैसा, रिकॉग्निशन या ग्रोथ। सपोर्ट और ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग और प्रॉपर रिसोर्सेज देने से एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फेयरनेस और ट्रस्ट मेंटेन करना। कंसिस्टेंट और फेयर रिवॉर्ड सिस्टम से एम्प्लॉयज का ट्रस्ट बढ़ता है और इंस्ट्रूमेंटैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। फीडबैक देना। रेगुलर फीडबैक से एम्प्लॉयज को अपने परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट एरियाज का पता चलता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस के बेस पर बोनस देती है और क्राइटेरिया क्लियर होता है तो एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। 4. थियरी की लिमिटेशंस। यह अस्यूम करती है कि लोग हमेशा रैशनल सोच कर काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इमोशंस भी रोल प्ले करते हैं। एक्सपेक्टेंसी और वैलेंस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है। टीम मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से ये थियरी लिमिटेड है। फिर भी यह थियरी मोटिवेशन समझने के लिए सबसे इफेक्टिव फ्रेमवर्क्स में से एक है। कंक्लूजन। एक्सपेक्टेंसी थियरी बताती है कि मोटिवेशन तभी स्ट्रांग होती है जब एम्प्लॉय को लगता है कि उनका एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड एक दूसरे से लिंक्ड है। मैनेजर्स अगर इस थियरी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो वो एक मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट कर सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss the factors of leadership and characteristics of a leader. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहला, लीडरशिप के ऊपर असर डालने वाले फैक्टर्स और दूसरा, एक इफेक्टिव लीडर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें ये बताना है कि कौन से साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स लीडरशिप को शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकें। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, गाइड करता है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। थियरिस्ट जैसे कर्ट लेविन और राल्फ स्टोकडिलर ने लीडरशिप के फैक्टर्स और ट्रेट्स पर काफी रिसर्च की है।
इस आंसर में हम लीडरशिप के मेन फैक्टर्स और एक लीडर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप। लीडरशिप को सक्सेसफुल बनाने में कई फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सिचुएशनल एलिमेंट्स। ए. पर्सनल फैक्टर्स। लीडर की पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी लीडरशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर अपने टीम के इमोशंस समझकर उन्हें मोटिवेट कर सकता है। बी. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और कल्चर लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करता है। फ्लैट स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप चलती है, जबकि हायरार्किकल सेटअप में ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज्यादा होती है। सी. सिचुएशनल फैक्टर्स। फीडलर के कंटिंजेंसी थियरी के मुताबिक लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप और टास्क स्ट्रक्चर। डी. फॉलोअर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप सिर्फ लीडर पर नहीं, बल्कि फॉलोअर्स पर भी डिपेंड करती है। हर्सी और ब्लैंचार्ड के मॉडल के हिसाब से लीडर अपनी टीम की मैच्योरिटी के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज करता है। 2. थियरीज एक्सप्लेनिंग लीडरशिप फैक्टर्स। ट्रेट थियरी। इस थियरी के मुताबिक कुछ लोगों में नेचुरली ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें लीडर बनाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस। बिहेवियरल थियरी। यह थियरी कहती है कि लीडर की एक्शंस और बिहेवियर उसके इफेक्टिवनेस को डिसाइड करती है, जैसे पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। सिचुएशनल थियरी। इस थियरी कहता है कि हर सिचुएशन के लिए एक हाई लीडरशिप स्टाइल वर्क नहीं करता। लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट होती है। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। एक अच्छा लीडर कुछ खास क्वालिटीज रखता है जो उससे अलग बनाती है। ए. विजन एंड गोल ओरिएंटेशन। लीडर के पास क्लियर विजन होना चाहिए और वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सके, जैसे स्टीव जॉब्स ने इनोवेशन के थ्रू अपनी टीम को मोटिवेट किया। बी. कम्युनिकेशन स्किल्स। लीडर को अपनी बात क्लियर तरीके से रखनी चाहिए और दूसरों की बात सुननी चाहिए। कम्युनिकेशन ट्रस्ट बनाता है। सी. इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। एक एथिकल लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स का ट्रस्ट जीत लेता है। डी. इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर को अपने और दूसरों के इमोशन समझने में मदद करती है। ए. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। लीडर को क्रिटिकल सिचुएशंस में सही और टाइमली डिसीजंस लेने आने चाहिए। एफ. अडेप्टेबिलिटी। बदलते एनवायरनमेंट में एक लीडर को फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। 4. एग्जाम्पल्स ऑफ लीडरशिप इन प्रैक्टिस। कॉर्पोरेट एग्जाम्पल। सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में एम्पैथेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से कंपनी कल्चर बदल दिया। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। महात्मा गांधी ने अपने मोरल और कैरिज्मेटिक लीडरशिप से देश को एक विजन दिया। कंक्लूजन। लीडरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पर्सनल और सिचुएशनल दोनों तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। एक इफेक्टिव लीडर विजन, ऑनेस्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी रखता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को इंस्पायर करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8. डिस्क्राइब द वेरियस इश्यूज ऑफ चेंज मैनेजमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो उस प्रोसेस के दौरान कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं। हमें साइकोलॉजिकल, मैनेजरियल और कल्चरल इश्यूज पर बात करनी है जो चेंज के समय फेस किए जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। चेंज मैनेजमेंट का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में नए सिस्टम, प्रोसेस या स्ट्रक्चर को स्मूथली इंप्लीमेंट करना। जब कंपनी अपने पुराने तरीके से नया मॉडल अपनाती है तो लोगों को अडेप्ट करने में दिक्कत होती है। यह प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग होती है क्योंकि लोग अपनी आदतें बदलने से डरते हैं। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे कि चेंज मैनेजमेंट के मेन इश्यूज क्या होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कम्युनिकेशन गैप, कल्चरल प्रॉब्लम्स और लीडरशिप इश्यूज। मेन बॉडी। 1. रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों का रेजिस्टेंस। एम्प्लॉयज को लगता है कि चेंज के बाद उनका रोल या जॉब खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कंपनी ऑटोमेशन लाती है तो लोग सोचते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लोग स्टेबल एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। चेंज से उन्हें इनसिक्योरिटी और एंजाइटी होती है। सॉल्यूशन। अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज से ओपन डिस्कशन करे और ट्रेनिंग दे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। 2. कम्युनिकेशन गैप्स। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन।
जब मैनेजमेंट क्लियरली बताता नहीं कि चेंज क्यों हो रहा है तो एम्प्लॉइज कंफ्यूज हो जाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ ऑर्डर्स देने से एम्प्लॉइज इन्वॉल्व फील नहीं करते। सॉल्यूशन, रेगुलर मीटिंग्स और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बनता है और चेंज प्रोसेस इजी हो जाता है। 3. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड स्ट्रक्चर। रिजिड कल्चर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर इतनी रिजिड होती है कि नए आइडियाज एक्सेप्ट नहीं होते। लोग कहते हैं हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर्स, अगर सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक है तो डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। सॉल्यूशन, मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां लोग नए आइडियाज ट्राई कर सकें। 4. लैक ऑफ लीडरशिप एंड विजन। पुअर लीडरशिप, जब लीडर्स क्लियर डायरेक्शन नहीं देते तो एम्प्लॉइज कंफ्यूज हो जाते हैं। लैक ऑफ विजन, अगर लीडर फ्यूचर का क्लियर विजन नहीं बताता तो टीम का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। सॉल्यूशन, इफेक्टिव लीडर्स मोटिवेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं और हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। 5. इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। स्किल गैप, चेंज के लिए नए स्किल्स चाहिए होते हैं। अगर ट्रेनिंग ना मिले तो एम्प्लॉइज अनप्रिपेयर्ड फील करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, बजट और मैन पावर कम होने से चेंज इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी नया सॉफ्टवेयर लाए बिना ट्रेनिंग के तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। 6. इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट। एम्प्लॉय एंजाइटी, जब रोल्स और टीम्स चेंज होते हैं तो लोगों को टेंशन और स्ट्रेस होता है। सोशल डिसरप्शन, चेंज से पुरानी दोस्ती और बॉन्डिंग टूट सकती है जिससे मोरल डाउन होता है। सॉल्यूशन, काउंसलिंग, मोटिवेशन सेशंस और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस से ये प्रॉब्लम कम होती है। कंक्लूजन, चेंज मैनेजमेंट एक इमोशनल और ह्यूमन प्रोसेस है। सबसे बड़े इश्यूज होते हैं रेजिस्टेंस, कम्युनिकेशन गैप, कल्चर रिजिडिटी और लीडरशिप की कमी। अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्पैथी, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन के साथ चेंज करे तो वो सक्सेसफुली अडेप्ट कर सकती है। चेंज को ग्रोथ और इनोवेशन का मौका बनाना चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।